हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये एचएस फर्स्ट ईयर का कंटिन्यूशन है मोशन इन प्लेन के। तो मोशन इन प्लेन के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जहाँ पे हमने वेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया। वेक्टर्स का जो लॉ होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स या फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर करते हुए मैंने सब्ट्रैक्शन भी तुम्हें करवाया, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वेक्टर का, वो है मल्टीप्लिकेशन। मतलब तुम वेक्टर को कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, अगर करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो डिफरेंट टाइप्स होगा वो कैसे कैसे होगा, तो उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो हमारे पास वेक्टर एक क्वांटिटी है, ए वेक्टर, तो वेक्टर को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ और तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अब देखो, जो इसके साथ मान लो ये क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, मैंने यहाँ पे सिंबलिकली वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके साथ तुम अगर कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो जो क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो क्वांटिटी है क्या वो वेक्टर है, और अगर वेक्टर ना होगा तो वो क्वांटिटी क्या स्केलर है। मतलब इसके साथ तुम कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अब वो क्वांटिटी क्या वेक्टर है या फिर स्केलर है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ तुमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया हुआ है जो कि स्केलर है। अब स्केलर तो वही होगा ना जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्केलर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है ऐसे एक्स का कुछ मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, और ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मान लो ऐसा है। ठीक है, ये तुम समझते हो, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं स्पेस में इस वेक्टर को। तो अगर तुमने x जो है, मैंने कहा कि x एक मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, तो x इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो ये सिंपल, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब x आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। या तो फिर तुम ऐसे समझ लो कि x जो है जिसका मैग्नीट्यूड ही होगा ना, सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी है, तो x जो है ये अगर मान लो 3 होता है, तो 3 के साथ अगर तुम a वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, तो a वेक्टर जो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो ये सिर्फ 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। मतलब ये x के जगह पे मैंने 3 लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे जो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है स्केलर ऐसे ही वेक्टर के साथ। स्केलर मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक स्केलर क्वांटिटी के साथ तुमने वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। बट अगर मेरे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है, अगर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए ऑलरेडी है जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, इसके साथ तुम और एक क्वांटिटी जो कि वेक्टर है बी, इसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अब मेरे पास एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी जो कि ए है, और एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी जो कि बी है। पहले हमने क्या किया, ए के साथ बी वेक्टर को नहीं, कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, फिर देखा कि ये सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब अगर मेरे पास ऐसा है कि दोनों वेक्टर है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ इस टॉपिक को कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स है ना। तो मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के वजह से मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे, बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट आते हैं। एक होता है कि इन दोनों का तुम मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो स्केलर होगा। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट होगा वेक्टर। इससे पहले जो मैंने किया था, मतलब मैंने x के साथ जो a वेक्टर का मल्टीप्लाई किया था, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था। तुम कहोगे सर वो वहाँ पे तो आपने ऐसे लिख दिया x आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो x आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। तो देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप रहता है, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो रहा है। इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट हो रहा है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप रह रहा है, डायरेक्शन है ना ये सारा, तो मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास
वेक्टर और स्केलर का नहीं, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो देखा गया कि 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ये होगा कि ए के साथ बी का अगर तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि रिजल्ट जो होगा स्केलर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ए के साथ बी का अगर तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर आ जाएगा। मतलब मेरे पास ए के साथ अगर मैं बी का मल्टीप्लाई करूं और अगर रिजल्ट मेरे पास स्केलर आता है ना, तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और सिंबॉलिकली उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। माइंड इट, मैं यहां पे लिख देता हूं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज है और दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, करने के बाद जो रिजल्ट मिला, मतलब इन दोनों का आंसर तुम्हारे पास मान लो n आ गया। n जो होगा क्वांटिटी ये स्केलर होगा, इसका रिजल्ट मतलब क्या आ गया, स्केलर होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ऐसा होता है तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में तुम्हें डॉट देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में तुम्हें डॉट, यही सिंबल यूज करना है। तुम ऐसे नहीं रख सकते, ए वी वेक्टर ऐसे नहीं रख सकते, या फिर ऐसे भी नहीं दे सकते, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन जो होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस ये है कि अगर मैंने ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट मेरा एक वेक्टर आ गया, मतलब रिजल्ट मेरा जो आया, मान लो रिजल्ट मेरा x आया, बट x का भी एक डायरेक्शन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको सिंबॉलिकली तुम क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, क्रॉस सिंबल है, ठीक है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब तुम्हारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स के लिए, स्केलर और वेक्टर नहीं, 2 वेक्टर्स के लिए। 2 वेक्टर मतलब दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। दोनों ही अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट 2 तरीके से आ सकता है। एक होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो स्केलर आ गया, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो वेक्टर आ गया। जिस केस में स्केलर आएगा वहां पे तुम सिंबल जो यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, वो डॉटेड सिंबल है, डॉट, सिंगल डॉट, ठीक है। और जिस केस में वेक्टर आएगा, मतलब जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वहां पे जो सिंपल यूज होगा वो क्रॉस होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम डॉट दे के यहाँ पे वेक्टर अगर रिजल्ट लिख रहे हो ना तो वो गलत होगा, माइंड इट। यहाँ पे तुम क्रॉस दे दिया मान लो तुमने, और यहाँ पे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हो, वो गलत है। मतलब 2 वेक्टर को तुमने मल्टीप्लाई किया, मतलब प्रोडक्ट हुआ 2 वेक्टर का, जहाँ पे रिजल्ट जो आया वो स्केलर आ गया तो वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 वेक्टर को तुमने मल्टीप्लाई किया, मतलब प्रोडक्ट किया, और रिजल्ट जो आया वो वेक्टर क्वांटिटी ही आ गया, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले वाला जो है हमारे पास, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां से बेस स्टार्ट होता है। तो हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जो होता है ना, उसको कैसे डिटरमाइन करता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, a डॉट बी अगर तुम करोगे ना तो तुम्हें रिजल्ट ये मिलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसको ना ऐसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब a डॉट b का रिजल्ट मैथमेटिकली तुम्हारे पास ये होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, अब थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। तुम अगर a डॉट b करोगे, अब तुम यहाँ पे देख लो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, इसमें कुछ डायरेक्शन है नहीं, मतलब इसका वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा,
ये भी मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ये कॉस थीटा है, अगर मान लो इसका थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो 1 आ रहा है, 30 डिग्री हो रहा है तो √3/2 आ रहा है ना, 45 डिग्री हो रहा है तो 1/√2 आ रहा है। तो ये भी तो एक नंबर ही आएगा ना। अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है जो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों को अगर तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट। मतलब कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालना है। इसको आगे और डिस्कस करते हैं तो और क्लियर होगा। तो देखना एक चीज मैं इसको ना ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में कॉस थीटा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ तुम कहोगे सर ये तो बी डॉट ए लिख दिया आपने, बट यहाँ पे सारा चीज़ कहीं पे डायरेक्शन है नहीं, मैग्नीट्यूड है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 2 × 3 को तुम 3 × 2 लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख रहा हूँ। तो मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, सेम हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास ए डॉट बी जो होगा वैल्यू, ए डॉट बी जो होगा बी डॉट ए सेम ही होगा। ये बहुत मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो इससे हमें और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं एग्जैक्टली इसी से, ठीक है। देखो अगर मेरे पास 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था, यूनिट वेक्टर तुम्हें पता है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई कैप है, इसके लिए जो लेते हैं वो जे कैप है, इसके लिए जो लेते हैं वो के कैप है, ठीक। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आई कैप डॉट आई कैप, इसका आंसर कितना होगा, बताओ जल्दी। हिंट तुम्हारे पास ये है, कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप। देखो ये हमारे पास बेस है, इससे हम बहुत कुछ निकाल लेंगे। ये क्या है, ये तरीका है कि किस तरीके से तुम डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कहता है कि हमारे पास 2 वेक्टर अगर होता है, उन दोनों वेक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं और इसका रिजल्ट अगर स्केलर आता है तो उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम जो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट देंगे और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो ए डॉट बी का वैल्यू ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर तुम्हें पता ही है ना। तो अब देखो तुम्हारे पास आई डॉट आई कैप क्या होना चाहिए। वैसे तो तुम्हें आगे जाके ये याद हो ही जाएगा, बट ये बेस है कि कैसे निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई, अब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई, यहाँ पे फिर से आई है तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो 1 ही है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखो आई जो है इसका डायरेक्शन तो यहाँ पे है, पहले वाला आई, दूसरा भी आई है, उसका डायरेक्शन भी यहीं पे होगा। आई का डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस पे ही है, पहले एक बार आई है डॉट, फिर से एक बार आई है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पहले ये आई कैप ही है, नेक्स्ट भी आई कैप ही है, मतलब एक्स एक्सिस के बारे में ही बात हो रहा है, तो एंगल तो इसमें है ही नहीं, 0 डिग्री है ना। तो कॉस कितना लिखना है मुझे, 0 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा, कॉस 0 मतलब 1 होता है, 1 × 1 अल्टीमेट आंसर कितना है 1। अब जल्दी से बता दो जे कैप जो डॉट जे कैप कितना होगा। तुम कहोगे सर इसके तरह होगा कि जे कैप जो होगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर 1 होगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब आंसर 1 होता है। सिमिलरली तुम ये कहोगे सर तो फिर तो के डॉट के कैप जो होगा वो भी 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो ये तुम्हें फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मेन है ये कि ये वाला चीज़ मैंने कैसे लिखा, इस न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर करते हुए लिखा। ये कहता है कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जो होगा वो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल तो सेम एक्सिस में है, सेम जगह पे है। वाई एक्सिस होगा तो दोनों वाई जे है, दोनों वाई एक्सिस में है, अगर के डॉट के है दोनों जेड एक्सिस में है। इसका मतलब मैं
शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर तुम नोट करके ऐसे लिख लो कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमें पता चल गया डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूं कि भाई ये बता दो मुझे आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, जल्दी से बताओ। आई कैप 1, जे कैप मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखोगे, अल्टीमेटली कॉस 90 जीरो, तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि जे डॉट के जो होगा वो क्या होगा, तुम कहोगे सर इन दोनों के बीच में भी कॉस 90 होगा, जीरो होगा। और के डॉट आई अगर पूछूं मैं, के डॉट आई अगर पूछूं मैं, तो ये भी जीरो ही होगा, सिंपल सी बात है, एक ही तो है, एक ही पैटर्न में है। अगर मैं तुमसे पूछूं के डॉट जे कितना होगा, तो तुम कहोगे सर आपने कहा था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब जे डॉट के इक्वल टू जीरो है तो के डॉट जे इक्वल टू भी जीरो है। अगर के डॉट आई इक्वल टू जीरो है तो आई डॉट के इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, स्केलर है, सेम होगा। क्लियर? चलो एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, ये अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 ऐसे लिख लो कि हमें ये पता चल गया अब आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखो, ये जो तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट तुमने लिखा कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने ऐसे ये भी लिखा तो मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं मोड करके। ठीक है, बट शायद मैं हर बार ऐसे ना लिखूँ, मैं ऐसे लिख दूँ तो तुम समझ लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख रहे हैं सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी लिखूंगा, कभी कभी ऐसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझ लेना ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो मान लो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा, इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब जियोमेट्रिकली क्या कहना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर यहाँ पे और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब बात को समझो ठीक से, तो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर ऐसे और बी इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा विथ ए, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या होता है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकली ये क्या मीन कर रहा है। अब देखो मेरे पास अगर एक वेक्टर ऐसा होगा, मान लो ए एक वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो तुम ऐसे कहोगे कि भाई ये जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा होगा। मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स दिखाया है तुम्हें, है ना, इतना तो तुम्हें पता है, अगर तुम प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो तुम्हें ये पूरा पता है। ठीक है, अब समझो बात को कि मेरे पास b जो है वो ऐसा है, तो b का एक कंपोनेंट यहाँ पर रहेगा, वो क्या होगा, b cos थीटा होगा, है ना, और एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा जो कि होगा b sin थीटा। ठीक है, तो देखो तुमने ये लिखा कि a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा। इस हिसाब से क्या कर रहे हो तुम, देखो ये a है मैग्नीट्यूड ऑफ a और b cos थीटा क्या है, b cos थीटा क्या है, b cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ b कहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, है ना। तो b cos थीटा जो होगा वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब मैं अगर ये लिखता हूँ कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मतलब प्रोडक्ट किसका हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है a का मैग्नीट्यूड के साथ b का मैग्नीट्यूड का नहीं, सिर्फ कौन सा
बी का कौन सा कंपोनेंट का, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड मतलब बी कॉस थीटा। ए के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मतलब किसके साथ तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए डॉट बी कर रहे हो, तो ए का मैग्नीट्यूड के साथ किसका, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, फिजिकल मीनिंग हो गया। अगर तुम मेरे से ये पूछते हो सर अगर मेरे पास ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी ए कॉस थीटा। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारे पास कि अभी अभी मैंने बताया ए डॉट बी मतलब ए के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर मैं तुम्हें ये साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो तुम कहोगे सर बी डॉट ए तो ए बी ए कॉस थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मान लो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। देखो तुम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारे पास देखो ए बी के बीच में एंगल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा जो कि होगा ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा जो कि होगा ए साइन थीटा। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है नहीं, तुम कंफ्यूजन मत होना। तुम अगर ऐसे भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, देखो मतलब इस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन क्या है, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट क्या है इस डायरेक्शन में, तो तुम कहोगे इस डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। फिजिकल मीनिंग समझ में आ रहा है ना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तुम अगर मेरे से पूछ रहे हो कि इस डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई ए के मैग्नीट्यूड के साथ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। दोनों ही करेक्ट है क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलो तो किसी एक को याद रखना, इसी को याद रखना, आसानी होगा। इसको कैसे बताया मैंने एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन में हो तो। ए वेक्टर है तुम्हारे पास, बी वेक्टर है तुम्हारे पास, देखो ए और बी के बीच में एंगल है, ये वेक्टर इंक्लाइंड है, इसको तुम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट हो जाएगा थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है और ये वाला कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। अब तुम क्या लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। बस ये तुम्हारे पास फिजिकल मीनिंग हो गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, चलो बहुत ही सिंपल है, ये चीज तुम्हें याद रखना है। ठीक है, एक चीज और कर लेते हैं। समझने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है तो मैं क्या लिखूंगा, तुम कहोगे सर आपने सिखाया अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो वो होगा ए बी कॉस थीटा, तो इसमें क्या आंसर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मान लो ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो भी ए है और साथ में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, देखो ये दोनों वेक्टर तो सेम है ना, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन जो होगा वो सेम ही होगा, मतलब 0 डिग्री एंगल होगा। आई के वाला केस है ना, बट वेक्टर यहाँ पे कैप नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैंने ए पकड़ा, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है तो 0 होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 मतलब 1, मतलब आंसर हो गया ए स्क्वायर। समझ रहे हो ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब तुमसे पूछूं कि बी डॉट बी क्या है तो तुम कहोगे सर बी स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर से सुनो, अगर मेरे पास ए स्क्वायर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेरे पास ए स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट ए वेक्टर, मतलब मेरे पास ये मैग्नीट्यूड है ना, ए तो मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर भी कोई मैग्नीट्यूड वाला केस होगा। इसको मैंने वेक्टर टर्म में लिखा, बस दो वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें पता है ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए,
ठीक है, चलो अब आगे हम बात करेंगे। ये सारा चीज़ अगर तुमने समझ लिया, बहुत ही सिंपल है। क्या बताया मैंने कि भाई ए डॉट ए कैसे लिखें, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में cos 0 डिग्री, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और मेरे पास एक बी वेक्टर है जो कि है जे कैप प्लस के कैप। मान लो यहाँ पे 2 दे देते हैं, क्या है यहाँ पे 3 दे दोगे, दे दो, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। तो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो है कि है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तुम्हें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अब तुम कहोगे सर इसको ना ऐसे लिख दो, ए डॉट बी, ए मतलब ये हो गया तुम्हारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डॉट देना है तुम्हें यहाँ पे, ए जो है तुम्हारे पास वो तुमने पुट कर दिया जो वैल्यू है, फिर बी वेक्टर का ये है तुम्हारे पास, है ना, इसको रब कर देते हैं, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब देखो अगर तुम ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट सब कुछ भूल जाओ, सिंपल सी बात है, मतलब मान लो ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर 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 इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होना है। ठीक है, वेक्टर वेक्टर अगर तुम भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओ, जैसे मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जैसे कि तुम्हारे पास अगर ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई, तो कैसे करोगे, ए एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस सी वाई, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही करना है, बट साथ में बस मिडिल पे क्या होगा, डॉट होगा। ठीक है, साथ में सिर्फ मतलब यहाँ पे आई कैप डॉट 2 जे कैप। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पता है कि आई के साथ जे को डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर 0 आएगा, या फिर जे के साथ के, या फिर के साथ आई कैप को के कैप के साथ, मतलब सेम अगर होता है वहीं पे आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। तो हम अदरवाइज वाला केस लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आई कैप, यहाँ पे आई कैप है ही नहीं, बात को ध्यान से समझो, आई कैप, और यहाँ पे तो कोई आई कैप मैंने लिखा नहीं ना, है नहीं मेरे पास, तो आई कैप डॉट जे कैप 2 तो है साथ में, आई कैप डॉट जे कैप का आंसर तो 0 होगा, फिर आई कैप डॉट के कैप का आंसर भी 0 होगा। के कैप डॉट आई कैप का आंसर जितना है, आई कैप डॉट के कैप का आंसर उतना ही है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब इससे कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। फिर माइनस साइन है तो माइनस दो, जे डॉट 2 जे, जे डॉट जे के लिए तो 1 आ जाएगा, साथ में 2 है बस 2 रहेगा, क्लियर। जे डॉट 2 जे मतलब तुम्हारे पास ऐसा है माइनस जे डॉट 2 जे, तो 2 तो कांस्टेंट है -2, तो जे डॉट जे का आंसर कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा -2। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो माइनस जे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट जे डॉट के आएगा, तो जे डॉट के हमें लिखना है नहीं, 0 है। मतलब तुम्हें सिमिलर वाला चीज़ ही देखना है, ध्यान में रखना है। पहली बात तो सिमिलर के लिए यहाँ पे आई का कुछ है ही नहीं, तो आई आएगा नहीं। सिमिलर के लिए जे है और के है, मतलब ये वाला टर्म आएगा और इसके साथ इसका ही होगा, और कोई टर्म आएगा ही नहीं। तो देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ही होगा, 3 लिख दो, और के डॉट के मतलब 1, बस। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। अब 1 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले ही बताया था, तुम अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे उसका जो आंसर आएगा वो तो स्केलर ही आना है, स्केलर टर्म जो आएगा वो स्केलर ही आएगा जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी तो आया ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर से एक होमवर्क तुम कर लोगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो तुम्हें ए डॉट बी जो है वो निकालना है, एक वैल्यू निकलेगा अभी अभी जो जैसे मैंने निकाला था 1, ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी हो जाता है। आई डॉट आई, ये -2 होगा, ये -6 होगा,
ये +12 होगा, मैंने बता दिया तुम कर लेना, ठीक है। -2 होगा, -6 होगा, +12 होगा, 4 होगा आंसर इसका, कर देना, ठीक है। चलो अब एक चीज सुनो, अगर मेरे पास A.B मतलब दो वेक्टर प्रोडक्ट जो जिसका आंसर होता है AB cos थीटा, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने कहा A वेक्टर यहाँ पे है और B वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री। अब देखो जब ये B वेक्टर ऐसे था तो तुम रिजॉल्व कर सकते थे, बात को समझो बारीकी से, कि जब मेरे पास B वेक्टर ऐसे था तब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा था। अब तो B वेक्टर ऐसे हो गया, B वेक्टर ही ऐसे हो गया, तो इसको तो तुम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते, है ना। मतलब यहाँ पे कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं B का, तो डॉट प्रोडक्ट होगा ही नहीं, जीरो होगा। ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। मैथमेटिकली तुम कहोगे सर 90 डिग्री है, तो मैथमेटिकली आप ऐसे कर सकते हो A.B इक्वल टू AB cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मतलब जीरो है, यहाँ से तो इजीली समझ में आता है कि थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री पुट कर दो, बस आंसर आ गया। बट फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ये है कि जब ये इंक्लाइन था एट एन एंगल थीटा था, तब तुम B का एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे ले रहे थे, दूसरा कॉम्पोनेंट यहाँ पे ले रहे थे। अब B खुद ही यहाँ पे है, इसको तो तुम रिजॉल्व नहीं कर सकती, ये एक वेक्टर ऐसा है ना, समझ रहे हो ना, इंक्लाइन नहीं है तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका कोई कंपोनेंट A के डायरेक्शन पे है नहीं, इसका कोई कंपोनेंट A के डायरेक्शन में है नहीं। तुमने कहा ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। तो जब मेरे पास A वेक्टर ऐसा हो गया और B वेक्टर ऐसा हो गया, तो B वेक्टर का कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं रहा, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, फिजिकली हम ऐसे कहेंगे। मैथमेटिकली सिंपल है कि थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर जीरो आ गया। इससे हमें एक चीज़ याद रखना है, उसको तुम्हें पॉइंट आउट करना, नोट डाउन करना है कि इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, then their dot product is zero। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी हमने सीखा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो, ठीक है। चलो समझने वाली बात यह है कि अगर ये प्रॉब्लम तुम कर पाते हो तो ठीक है। मान लो A वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और B वेक्टर इक्वल टू एन आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस दे दूँ माइनस के कैप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास A वेक्टर जो है वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है और B वेक्टर जो है वो है एन आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि अगर इफ दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दिस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये n का वैल्यू जो है वो कितना है। क्या बताया तुम्हें दो वेक्टर दे दिया गया, यहाँ पे B वेक्टर के पास एक अननोन क्वांटिटी है n, तो पूछ रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ये जो n है इसका वैल्यू कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें क्या बता दिया, अकॉर्डिंग टू इसका सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें ये बता दिया कि भाई A डॉट B इक्वल टू जीरो। कैसे पता चला कि क्वेश्चन में ये बता रहा है कि दिस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अभी एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जो वैल्यूज है कॉरस्पॉन्डिंग वो मैंने लिख दिया और इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो ऐसे एक प्रॉब्लम अभी भी किया मैंने, तो ये आई डॉट आई हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि n आएगा सिर्फ n इंटू आई डॉट आई मतलब 1,
आई डॉट जे आई डॉट के मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जीरो होता है, मुझे पता है। हम सिर्फ सिमिलर वाले वही देखेंगे, यूनिट वेक्टर ही देखेंगे। आई का देखेंगे, जे का देखेंगे और के का देखेंगे, क्योंकि इनका ही प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। फिर हम जे का देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस दे दो और 1 होगा। कोई कॉफिशिएंट है नहीं, जैसे कि यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 3 कुछ है नहीं, खत्म। प्लस माइनस माइनस के डॉट के 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। इक्वल टू कितना है? 0। अननेसेसरी तुम्हें ये सब नहीं लिखना है कि आई डॉट माइनस आई डॉट जे माइनस आई डॉट के, अननेसेसरी लिखना ही नहीं है तुम्हें। इन सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही इन्फॉर्मेशन पता है, तुम्हें ये पता है और ये मतलब ऐसे करना है तुम्हें, इतना लेंदी नहीं करना है प्रॉब्लम को। तो सिंपल सी बात है, n इक्वल टू 2 हो गया। सिंपल, 2-3 लाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, n इक्वल टू 2 आंसर आ गया। चलो, आई होप कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा अभी, है ना। एक क्वेश्चन तुम भी करोगे, पता नहीं 3 या 4 होगा। ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस 6 जे कैप और बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इफ दिस 2 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इफ दिस 2 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने और नहीं लिखा, बता दिया, तुम कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आंसर कितना आ रहा है, पता तो चले कर रहे हो। ठीक है, चलो और करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि टू वेक्टर्स a and b having same magnitude। तो टू वेक्टर्स a and b having same magnitude and magnitude of sum of the two vectors। तो ये हो गया sum of the two vectors और इसका magnitude हो गया ये। ठीक, क्या बताया मैंने पहले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, मतलब तुम्हें ये बता दिया गया ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। पहला इंफॉर्मेशन ये दे दिया क्वेश्चन में। फिर बता रहा है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ दिस वन। जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो वेक्टर को, तो इसका जो मैग्नीट्यूड का n टाइम्स है वो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स है। तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। तो ये पहले तुम्हें बता दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम। ए एंड बी दो वेक्टर है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और एक इंफॉर्मेशन दिया कि जब तुम ये दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसका n टाइम्स जो है वो दोनों वेक्टर का जब एडिशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड का सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो तुम्हें यह बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्वेश्चन क्लियर है? तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जब इन दोनों वेक्टर को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका n टाइम्स का मैग्नीट्यूड का सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास गिवन है। तब तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हम लेट अस कंसीडर कि थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो थीटा हमने पकड़ लिया मान लो। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारे पास n स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और इसका स्क्वायर है। इसका मतलब तुम्हारे पास ऐसे जब था, देखो a डॉट ए जब था, मैंने कहा था इसका आंसर a स्क्वायर होता है, वो डिटेल में मैंने बता दिया था। अगर मेरे पास a स्क्वायर होता है तो मैं इसको a डॉट ए में लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको दो वेक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसको भी दो वेक्टर, मतलब ये वेक्टर हो गया,
डॉट फिर से वही वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्लियर है? देखो, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब क्या है? यही तो है स्क्वायर। ए डॉट ए मतलब यही तो है ना? तो ये मैंने दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा। जो हमने सीखा हुआ है कि ए डॉट ए, फिर से बता रहा हूं, इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ उल्टा कि ए स्क्वायर अगर हो मेरे पास तो इसको ए डॉट ए के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। चलो, तब तो तुम समझ चुके हो कि इसको क्या लिखूंगा। ये एन स्क्वायर हो जाएगा और ये तुम्हारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। डॉट फिर से यही होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। क्लियर है? मान लो कि a प्लस बी जो है पूरा मैग्नीट्यूड, मतलब a प्लस बी जो स्क्वायर तुमने लिखा ना, मान लो ये पूरा x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं x डॉट x वेक्टर लिख सकता हूँ। x मैंने क्या पकड़ लिया? x मैंने पकड़ लिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब तो समझ में आ ही गया। चलो, तो इतना हो गया तुम्हारे पास। अब क्या करना है? अब तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो, यहाँ पे कोई आई वाला यूनिट वेक्टर वाला बात नहीं, यहाँ पे तो सारा प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए डॉट बी इक्वल टू तो जीरो नहीं होता, तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे तो मुझे बताया नहीं है, यहाँ पे तो एंगल ही निकालना है ना। एंगल अगर परपेंडिकुलर होता है तब तो ये जीरो होगा। मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम आई डॉट जे जब होता है तब जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब फिर से ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस बी डॉट बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इक्वल है, फिर इक्वल लिखो, थोड़ा सा ऐसा तो होगा ही, लंबा होगा। फिर एन स्क्वायर है तुम्हारे पास, इसमें क्या होगा? कर दो जल्दी जल्दी, खुद से कर दो। ए डॉट ए स्क्वायर होगा, फिर माइनस ए बी कॉस थीटा होगा, फिर माइनस ए बी कॉस थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा। खत्म। इतना तो तुम्हें ये सिंपल मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन है, समझ चुके हो। बस डॉट प्रोडक्ट भी याद रखना है। ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर होगा, ये हमें पता है। एक बार बता देता हूँ फिर से, ए डॉट ए वेक्टर कर रहे हो तो क्या आंसर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए, तो जीरो होगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये 1 हो गया, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली बी का भी ऐसा ही होगा, और ए बी रहेगा तो इन दोनों के बीच में एंगल तो हमें निकालना है। वो तो मैंने कहा ही पहले कि लेट अस कंसीडर थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये होगा। अब देखो, और एक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब इसमें ए स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो सारे बी को मैं ए से लिख देता हूँ, तो हो गया ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस ये a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा मतलब 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये कैसे लिख पा रहा हूँ? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन है नहीं, देखो कहाँ पे भी वेक्टर साइन है नहीं, सारा मैग्नीट्यूड है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे एन स्क्वायर है तो लिखो एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इसको भी ए स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे होगा 2ab, सॉरी ab नहीं लिखूंगा मैं, 2a स्क्वायर, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड को a से ही कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है तुम्हारे पास? अब क्या करना है तुम्हें जो करना है वो ये कि थीटा निकालना है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, इस टर्म को यहाँ पे लेके आते हैं, तो 2a स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये माइनस से ये यहाँ पे आ गया, तो ये रहा।
और ये इसको रहने देते हैं, प्लस 2a² cos थीटा। अब ये वाला टर्म बच गया, तो बच गया तुम्हारे पास n² 2n² a² और इसको लेके वहाँ पे फेंक दो, तो -2a²। सिंपल सा, आगे पीछे करना है, इतना तो आता ही है ना, कोई तूफानी काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी है। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास 2a² cos थीटा, 2a² cos थीटा कॉमन ही चला गया, तो लिख दो 2a² cos थीटा। बचा क्या, n² और 1, तो n² + 1 बच गया। यहाँ पे तुम कहोगे कि सर 2a² कॉमन है, तो 2a² कॉमन ले लो, यहाँ पे n² - 1 है ना, तो 2a² कैंसिल हो गया। फिर क्या, cos थीटा इक्वल टू देखो कितना हो रहा है, n² - 1 n² + 1। अब तुम्हें पूछा cos थीटा तो नहीं पूछा, थीटा पूछा, तो नेक्स्ट में बता दो थीटा इक्वल टू कितना है, cos इनवर्स ऑफ n² - 1 n² + 1। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था ये, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस वो जो मैंने पहले ही पॉइंट्स बता दिए ना, उसी का थोड़ा सा यूज़ था। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है a.b = ab cos थीटा है, इसका यूज़ था। फिर हमें पता था a.a = a² होता है, फिर हमें पता था a² = a² को हम a.a से लिख सकते हैं, तो उसी का थोड़ा सा सारा मिला के ये आंसर आ गया, है ना, सिंपल ही था। तो तुम एक सिंपल सा प्रॉब्लम करो और मुझे बताना होमवर्क करके कि अगर तुम्हारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये होता है, ये मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इसका, ठीक है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये तुम्हारे पास होमवर्क है, तो ये तुम्हें करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मैंने 3-4 होमवर्क दिया हुआ है, इसको ठीक से करना। अगर डॉट प्रोडक्ट तुम पहली बार कर रहे हो तो अच्छी तरीके से समझना, फिर करना, और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। अगर तुम सब सारे चीज़ समझ गए हो ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको लिखे हो अच्छी तरीके से और समझ गए हो ना, तो तुम जितना भी होमवर्क मैंने दिया ना वो तुम कर पाओगे। देखो ये तो मैंने सिंपल प्रॉब्लम दिया, मैंने तो टफ वाला प्रॉब्लम किया था, मेरे पास यहाँ पे n भी था, तुम्हारे पास n भी नहीं है, तो बहुत ईजी होगा। इसी के मेथड से करना है, इसको फॉलो करते हुए आंसर तुम्हें मिल जाएगा। मुझे बता देना कमेंट में कितना हो रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर a + b का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल टू a - b का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये स्क्वायर है तो a + b a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखना है, और उस साइड में क्या लिखना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखो मैं प्रॉब्लम दे के फिर बता भी इसलिए रहा हूँ कि पहले दिन कर रहे हो ना, तो शायद दिक्कत हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये सारा चीज़ समझ लोगे तो दिक्कत होगा नहीं। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ये होमवर्क तुम कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।